स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न के साथ। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल से संबंधित प्रावधान है? ए 5वीं अनुसूची, बी 7वीं अनुसूची, सी 9वीं अनुसूची, डी 10वीं अनुसूची। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी 10वीं अनुसूची। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। दल बदल से तात्पर्य राजनीतिक निष्ठा बदलने की क्रिया से है, विशेष रूप से तब जब किसी राजनीतिक दल का सदस्य अपनी पार्टी छोड़कर किसी अन्य दल में शामिल हो जाता है। भारत में दल बदल विरोधी कानून 52वें संशोधन अधिनियम 1985 के माध्यम से लागू किया गया, जिसके तहत संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। दल बदल विरोधी कानून का उद्देश्य राजनेताओं पर दंड लगाकर दल बदल को रोकना या हतोत्साहित करना है, अतः विकल्प डी सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न के साथ। शिमला समझौते 1972 के तहत भारत और पाकिस्तान सरकारें निम्नलिखित में से किस पर सहमत हुई हैं? 1. संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांत दोनों देशों के बीच संबंधों को नियंत्रित करेंगे। 2. दोनों राष्ट्र एक दूसरे के खिलाफ शत्रुतापूर्ण प्रचार को रोकने के लिए अपनी शक्ति के भीतर सभी कदम उठाएंगे। 3. भारतीय और पाकिस्तानी सेनाएं अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अपने हिस्से में वापस चली जाएंगी। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी 1, 2 और 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। शिमला समझौते 1972। शिमला समझौते 1972 के अंतर्गत भारत सरकार और पाकिस्तान सरकार ने निम्नलिखित पर सहमति व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांत और उद्देश्य दोनों देशों के बीच संबंधों को नियंत्रित करेंगे, अतः कथन 1 सही है। दोनों सरकारें एक दूसरे के खिलाफ शत्रुतापूर्ण प्रचार को रोकने के लिए अपनी शक्ति के भीतर सभी कदम उठाएंगी, अतः कथन 2 सही है। भारत और पाकिस्तानी सेनाएं अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अपने अपने पक्ष में वापस चली जाएंगी, अतः कथन 3 सही है। जम्मू कश्मीर में 17 दिसंबर 1971 के युद्ध विराम के परिणाम स्वरूप बनी नियंत्रण रेखा का दोनों पक्षों द्वारा किसी भी पक्ष की मान्यता प्राप्त स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना सम्मान किया जाएगा। अगला प्रश्न है, शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ए. इसकी स्थापना वर्ष 2011 में हुई थी और इसका मुख्यालय बीजिंग में है। बी. यह एक स्थायी अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। सी. भारत और पाकिस्तान एससीओ के संवाद साझेदार हैं। डी. 2005 में एससीओ अफगानिस्तान संपर्क समूह की स्थापना की गई थी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ, इसकी स्थापना 15 जून 2001 को शंघाई चीन में हुई थी। इसका मुख्यालय बीजिंग चीन में है। यह कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान द्वारा स्थापित एक स्थायी अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। भारत और पाकिस्तान दोनों ही एससीओ के पूर्ण सदस्य हैं। वर्ष 2005 में एससीओ अफगानिस्तान संपर्क समूह की स्थापना की गई, अतः विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, राजकोषीय नीति रणनीति वक्तव्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसे राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 के तहत संसद में प्रस्तुत किया जाता है। 2. यह बताता है कि वर्तमान राजकोषीय नीतियां किस प्रकार सुदृढ़ राजकोषीय प्रबंधन सिद्धांतों के अनुरूप हैं। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। राजकोषीय नीति रणनीति वक्तव्य। राजकोषीय नीति रणनीति वक्तव्य राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 की धारा 3 की उपधारा 4 के तहत संसद में प्रस्तुत किया जाता है, अतः कथन 1 सही है। यह बताता है कि वर्तमान राजकोषीय नीतियां किस तरह से सुदृढ़ राजकोषीय प्रबंधन सिद्धांतों के अनुरूप हैं और प्रमुख राजकोषीय उपायों में किसी भी बड़े विचलन के लिए तर्क देता है, अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. लोकसभा अध्यक्ष सदन का संवैधानिक और औपचारिक प्रमुख होता है। 2. सदन के कार्य करना शुरू करने के बाद लोकसभा को अपने सदस्यों में से किसी एक को जितनी जल्दी हो सके अध्यक्ष के रूप में चुनना चाहिए। 3. संविधान के अनुसार अध्यक्ष का चुनाव सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से होता है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। लोकसभा अध्यक्ष भारत के संसद के निचले सदन का पीठासीन अधिकारी। लोकसभा अध्यक्ष सदन का संवैधानिक और औपचारिक प्रमुख होता है, अतः कथन 1 सही है। अनुच्छेद 93 के अनुसार सदन के कार्य शुरू होने के बाद लोकसभा को अपने सदस्यों में से किसी एक को जितनी जल्दी हो सके अध्यक्ष के रूप में चुनना चाहिए, अतः कथन 2 सही है।
संविधान न तो समय सीमा तय करता है और न ही इसके चुनावों की प्रक्रिया निर्दिष्ट करता है। यह निर्णय विधानमंडलों पर छोड़ दिया गया है कि इन चुनावों को कैसे आयोजित किया जाए। अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, तर्कसंगत विकल्प सिद्धांत का प्रयोग अक्सर निम्नलिखित में से किस घटना को समझाने के लिए किया जाता है? ए. सांस्कृतिक परंपराएं और अनुष्ठान, बी. बाजार व्यवहार और उपभोक्ता विकल्प, सी. यादृच्छिक घटनाएं और प्राकृतिक आपदाएं, डी. बीमारियों का प्रसार और सार्वजनिक स्वास्थ्य परिणाम। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। तर्कसंगत विकल्प सिद्धांत, इसके अनुसार व्यक्ति अपने कार्यों की लागत और लाभ का आकलन करते हैं तथा ऐसे निर्णय लेते हैं जो उनकी उपयोगिता को अधिकतम करते हैं। तर्कसंगत विकल्प सिद्धांत के प्रयोग से ऐसे परिणाम प्राप्त होने की उम्मीद है जो लोगों को उनके सीमित विकल्पों के बावजूद अधिकतम लाभ और संतुष्टि प्रदान करेंगे। इसका उपयोग अक्सर अर्थव्यवस्था में बाजार व्यवहार और उपभोक्ता विकल्पों को समझाने के लिए किया जाता है। अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, अवमुद्रास्फीति को अपस्फीति से किस प्रकार अलग किया जाता है? ए. अवमुद्रास्फीति का अर्थ मुद्रास्फीति दरों में अस्थायी कमी से है, जबकि अपस्फीति का अर्थ सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर कमी से है। बी. अवमुद्रास्फीति का अर्थ मुद्रास्फीति दरों में वृद्धि से है, जबकि अपस्फीति का अर्थ कमी से है। सी. अवमुद्रास्फीति और अपस्फीति ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग आर्थिक मंदी की अवधि का वर्णन करने के लिए एक दूसरे के स्थान पर किया जाता है। डी. अवमुद्रास्फीति का अर्थ मुद्रास्फीति दरों में तेजी से वृद्धि से है, जबकि अपस्फीति का अर्थ धीरे धीरे कमी से है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। अवमुद्रास्फीति और अपस्फीति के बीच अंतर। अवमुद्रास्फीति मुद्रास्फीति दरों में एक अस्थायी कमी है। इस शब्द का उपयोग उन अवसरों का वर्णन करने के लिए किया जाता है जब मुद्रास्फीति दर अल्पावधि में मामूली रूप से कम हो जाती है। यह अर्थव्यवस्था में मंदी की शुरुआत का संकेत नहीं है। अपस्फीति वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर कमी है। अपस्फीति आमतौर पर मुद्रा और ऋण की आपूर्ति में संकुचन से जुड़ी होती है। अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, डीआरडीओ द्वारा विकसित अभ्यास का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ए. विभिन्न मिसाइल प्रणालियों के लिए हवाई लक्ष्य के रूप में कार्य करना, बी. अंतरिक्ष में पेलोड पहुंचाना, सी. हवाई निगरानी और टोही का संचालन करना, डी. सशस्त्र बलों के लिए वास्तविक समय संचार लिंक प्रदान करना। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट हीट अभ्यास। डीआरडीओ ने अभ्यास हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट का विकासात्मक परीक्षण किया है। परीक्षण और अभ्यास सत्रों के दौरान हीट का उपयोग मिसाइलों और अन्य पेलोड के लिए हवाई लक्ष्य के रूप में किया जाएगा। यह हथियार प्रणालियों के अभ्यास के लिए यथार्थवादी खतरा परिदृश्य प्रस्तुत करता है। यह स्वदेशी प्रणाली ऑटो पायलट, विमान एकीकरण, उड़ान पूर्व जांच और स्वायत्त उड़ान के लिए लैपटॉप आधारित ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम की सहायता से स्वायत्त उड़ान हेतु डिजाइन की गई है। अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह महाराष्ट्र राज्य में नागपुर के पास स्थित है। 2. यह विश्व के उन कुछ स्थानों में से एक है जहां बड़े शहर के समान वन संरक्षित है। 3. भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी का उद्घाटन बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान में किया गया। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में बैंगलोर के पास स्थित है। अतः कथन 1 सही नहीं है। बनेरघट्टा जैविक उद्यान दुनिया के उन कुछ स्थानों में से एक है जहां बड़े शहर के इतने करीब वन संरक्षित हैं। इसमें चिड़ियाघर, सफारी, तितली पार्क और बचाव केंद्र जैसी विभिन्न इकाइयां हैं। अतः कथन 2 सही है। हाल ही में बनेरघट्टा जैविक उद्यान में भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी का उद्घाटन किया गया है। अतः कथन 3 सही नहीं है। बनेरघट्टा जैविक उद्यान को वर्ष 2004 में बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान से अलग कर दिया गया और वर्ष 1974 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. वर्ष 2023 में भारत प्रेषण प्रवाह सूची में शीर्ष पर था। उसके बाद मैक्सिको का स्थान था। 2. भारत में कुल प्रेषण प्रवाह का लगभग 50% संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और सिंगापुर से उच्च कुशल भारतीय प्रवासियों द्वारा भेजा जाता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। धन प्रेषण, यह वह धन या वस्तुएं हैं जो प्रवासी अपने देश में अपने परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए भेजते हैं। वर्ष 2023 में भारत प्रेषण प्रवाह सूची में शीर्ष पर था। उसके बाद मैक्सिको,
चीन, फिलीपींस और पाकिस्तान का स्थान था, अतः कथन एक सही है। भारत में कुल धन प्रेषण प्रवाह का लगभग 36% संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और सिंगापुर जैसे 3 उच्च आय वाले देशों में निवास करने वाले उच्च कुशल भारतीय प्रवासियों द्वारा होता है, अतः कथन 2 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, हिंद महासागर में पाए जाने वाले समुद्री खनिज संसाधनों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. पॉलीमेटेलिक सल्फाइड कार्लसबर्ग रिज में पाए जाते हैं। 2. कोबाल्ट समृद्ध फेरोमैग्नीज क्रस्ट अफानासी निकितन सीमाउंट में पाए जाते हैं। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में भारत ने हिंद महासागर के अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र में अन्वेषण के लिए 2 आवेदन प्रस्तुत किए। हिंद महासागर रिज में पॉलीमेटेलिक सल्फाइड पाए जाते हैं, अतः कथन 1 सही है। मध्य हिंद महासागर में अफानासी निकितन सीमाउंट की कोबाल्ट समृद्ध फेरोमैग्नीज परतें पाई जाती हैं, अतः कथन 2 सही है। वर्तमान में भारत के पास हिंद महासागर में अन्वेषण के लिए 2 अनुबंध हैं। मध्य हिंद महासागर बेसिन और रिज में पॉलीमेटेलिक नोड्यूल और सल्फाइड पाए जाते हैं। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। बांडुक स्पिरिट का क्या तात्पर्य है? ए. दक्षिण पूर्व एशिया में पारंपरिक कलाओं को बढ़ावा देने वाला एक सांस्कृतिक आंदोलन। बी. आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए दक्षिण पूर्व एशियाई देशों और चीन के बीच एक व्यापार समझौता। सी. भूमध्यरेखीय देशों में वर्षावनों को संरक्षित करने के लिए एक पर्यावरणीय पहल। डी. उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के खिलाफ एशियाई तथा अफ्रीकी देशों के बीच एकता को बढ़ावा देने वाला एक सिद्धांत। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।